नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। विद्यार्थियों, चाहे आप समाजशास्त्र विषय का पठन पाठन कर रहे हों या राजनीति विज्ञान विषय का, दोनों ही विषयों में अधिनायकवाद एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इससे संबंधित यदि आप शोध कार्य करना चाहते हैं, लेखन करना चाहते हैं, उसके लिए क्या विधियां होंगी, क्या इसकी अवधारणा है, राज्य प्रशासन में इसका नेचर क्या है, इन बिंदुओं को आज हम इस लेक्चर में शामिल करेंगे। इसकी रूपरेखा इस प्रकार है। सर्वप्रथम हम जानेंगे अधिनायकवाद की अवधारणा, महत्व एवं भूमिका, अधिनायकवादी राज्य की विशेषताएं, पश्चिमी और पूर्वी यूरोप में प्रभाव, अधिनायकवाद के विश्लेषण के लिए पैमाने और विधियां, समाजशास्त्री कार्य। विद्यार्थियों, अब हम जानने का प्रयास करते हैं अधिनायकवाद की अवधारणा। यह एक ऐसा शासन है जिसमें राजा या सम्राट की शक्ति पर कोई रोक टोक नहीं होती, ना कोई परंपरा और ना ही कोई कानून उसके अधिकारों को सीमित करता है। इस व्यवस्था में पूरा प्रशासन राजा के नियंत्रण में रहता है, जिससे उसकी इच्छाओं को आसानी से पूरा किया जा सके। इस तरह के शासन में जनता की भागीदारी बहुत कम होती है, क्योंकि सभी फैसले शासक ही लेता है। ऐसे शासन में जनता पर कड़े नियम लागू किए जाते हैं और विरोध करने वालों को दंडित किया जाता है। अधिनायकवादी शासन इतिहास में कई देशों में देखा गया, जहां शासक को सबसे ऊपर माना जाता था और उसकी आज्ञा का पालन अनिवार्य होता था। अधिनायकवाद का महत्व एवं राजनीतिक विकास में भूमिका। मैक्स वेबर ने अधिनायकवाद को सामंतवाद और आधुनिक पूंजीवाद के बीच एक प्रगतिशील अवस्था माना है। मैक्स वेबर के अनुसार अधिनायकवादी राज्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अधिनायकवादी राज्य में प्रशासन का केंद्रीकरण और संगठित नौकरशाही व्यवस्था पाई जाती है। अधिनायकवादी राज्य के पास हिंसा और सैन्य शक्ति के प्रयोग का एकाधिकार होता है। अधिनायकवादी राज्य में सामाजिक स्थिरता और पूर्वनियमितता लाने के लिए कठोर कानून व्यवस्था लागू की जाती है। यानी कि यदि सरकार यह चाहती है या राजा ये चाहता है कि आने वाली स्थिति उसके विरुद्ध है, तो वह पूर्व अनुमान के आधार कठोर कानून को लागू कर सकता है। अब हम बात करते हैं अधिनायकवाद का पश्चिमी और पूर्वी यूरोप में क्या प्रभाव रहा। पश्चिमी यूरोप में अधिनायकवाद ने आधुनिक राष्ट्र राज्य और पूंजीवादी व्यवस्था के विकास को बढ़ावा दिया। पूर्वी यूरोप और अन्य क्षेत्रों में यह प्रगति को बाधित करने वाला साबित हुआ, क्योंकि यह सामंतवाद को बढ़ावा देता रहा और लोकतांत्रिक विकास में बाधक बना। कोई स्टूडेंट यदि अधिनायकवाद पर लेखन कार्य करना चाहता है या शोध कार्य करना चाहता है, तो उसे निम्नलिखित विधियों या पैमानों के द्वारा वह इस कार्य को संपादित कर सकता है। ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि। इस विधि के माध्यम से शोधार्थी या विद्यार्थी विभिन्न देशों में अधिनायकवाद के प्रभावों की तुलना कर सकता है। सांख्यिकी विधि का वह प्रयोग कर सकता है। सांख्यिकी विधि के द्वारा राज्य में केंद्रीकरण और नौकरशाही की वृद्धि का विश्लेषण कर सकता है और अंत में व्यवस्था विश्लेषण के माध्यम से वह प्रशासनिक संरचनाओं और सत्ता संतुलन की जांच कर सकता है। इस वीडियो लेक्चर के अगले हिस्से में हम पहुंचते हैं। यहाँ हम जानेंगे अधिनायकवाद से संबंधित प्रमुख समाजशास्त्री कार्य। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी में अधिनायकवादी शासन प्रणाली की व्याख्या की। वहीं
पेरी एंडरसन ने लाइनेस ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट में अधिनायकवाद, यूरोप में अधिनायकवाद के उद्भव और प्रभावों पर विस्तृत अध्ययन किया। चार्ल्स टिनी ने कॉर्सियन कैपिटल एंड यूरोपियन स्टेट के अंतर्गत अधिनायकवाद और आधुनिक राष्ट्र राज्यों के विकास पर चर्चा किया। धन्यवाद।